तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी इज यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स फॉर फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस। जब हम फर्स्ट लॉ को फ्लो प्रोसेसेस के लिए अप्लाइड करते हैं तो उसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस होती है एंथैल्पी। जैसे कि फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू नॉन फ्लो प्रोसेसेस में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो देखते हैं कि एंथैल्पी क्या है। ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस के लिए। क्या है एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। फ्लो वर्क यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्क। ठीक है, तो क्या होती है एंथैल्पी? इंटरनल एनर्जी, जो लास्ट फर्स्ट लॉ पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू, दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ दिस इज द सम ऑफ एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। कैपिटल एच इज एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। पीवी इज द, यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड पीवी इज द फ्लो वर्क। फ्लो वर्क पीवी क्या होता है? देखिए, जब कोई वाटर है या कोई फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है। फ्लूइड मींस कोई लिक्विड या कोई गैस हो सकती है। तो अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो होने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आई होगी ना। इसका मतलब द फ्लूइड फ्लोइंग हैव सम एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? कहीं ना कहीं उस फ्लूइड पे किसी ना किसी सिस्टम ने वर्क किया होगा, तभी उस फ्लूइड के पास इतनी एनर्जी आई कि वो फ्लो हो सके। तो दैट वर्क इज नोन एज फ्लो वर्क। अगर कोई फ्लोइंग फ्लूइड है, दैट मींस दैट हैव ए फ्लो वर्क, तो उसको हम बोलते हैं पीवी। प्रेशर पी, वॉल्यूम वी से उसको डिनोट करते हैं। नाउ स्पेसिफिक टर्म्स मैंने बताई थी आपको। स्पेसिफिक एनर्जी तो वैसे ही स्पेसिफिक एंथैल्पी होती है। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। जैसे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, वैसे ही स्पेसिफिक एंथैल्पी भी होती है, एंथैल्पी पर यूनिट मास। दैट मींस जो कैपिटल एच एंथैल्पी को हम डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एच से एंथैल्पी को, उसको अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। स्मॉल एच इज कैपिटल एच बाई एम। कैपिटल एच इज एंथैल्पी और एम इज द मास। तो एंथैल्पी पर यूनिट मास या एंथैल्पी डिवाइडेड बाय द मास इज नोन एज स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो अब एच की जो एच का क्या एक्सप्रेशन है? U प्लस पीवी। तो अगर हम इसको m से मास से डिवाइड करेंगे तो पूरी इक्वेशन में हमें मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मींस U प्लस पीवी, इस पूरी इक्वेशन को हमें मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इंडिविजुअली दोनों टर्म्स को इसमें मास से डिवाइड कर दिया है, U अपॉन m प्लस पीवी अपॉन m। ठीक है, अब स्मॉल h क्या हो जाएगा? देखिए, U इंटरनल एनर्जी अपॉन m। तो U इंटरनल एनर्जी अपॉन m क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम स्मॉल u से। और P V अपॉन m। तो P को तो हमने ऐसे लिख लिया, बट यहाँ पे इस टर्म में ये V अपॉन m क्या हो जाएगा? V वॉल्यूम और m मास। तो वॉल्यूम अपॉन मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ध्यान रखना कि वॉल्यूम अपॉन मास इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। और अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, और V अपॉन m वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम अपॉन मास क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम और सॉरी हाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि डेंसिटी विल बी 1 अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? P को तो हमने ऐसे लिख लिया और V अपॉन m को लिख लिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हर टर्म में जो है स्पेसिफिक टर्म्स में ये कन्वर्ट हो गया है, तो हर बार इसमें स्पेसिफिक लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो PV है, हम आइडियल गैस इक्वेशन पे आ जाते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी? जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने थर्मोडायनामिक्स के स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, वो क्या थी? PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है, PV इज इक्वल टू MRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। अब इस
आइडियल गैस इक्वेशन में अगर हम इस m को इस साइड लेके जाते हैं, RHS वाली साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P V अपॉन m इज इक्वल टू RT। ठीक है, अब ये V अपॉन m क्या हो जाएगा, V अपॉन m अभी हमने देखा, V अपॉन m इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो P मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v इज इक्वल टू RT। तो आइडियल गैस इक्वेशन से हम जानते हैं दैट मींस PV इज इक्वल टू RT भी होता है, जहां पे V क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ पे जो PV है इसकी जगह पे हम RT भी लिख सकते हैं। दैट मींस फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू RT। तो अगर हम किसी, वैसे तो जो स्पेसिफिक एंथैल्पी है वो U प्लस PV है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी को किसी आइडियल गैस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, PV की जगह पे RT भी पुट कर सकते हैं, यानी कि H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, H इज इक्वल टू यू प्लस आर टी, R इज ए कॉन्स्टेंट, तो ये वाली टर्म में सिर्फ टेम्परेचर, और यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये इक्वेशन हमने किसके लिए लिखी है, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए जो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U होती है, दैट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए। ये ध्यान रखना, जो मैं वर्ड्स यहाँ पे बोल रहा हूँ, सिर्फ आइडियल गैस के लिए स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस, और ये टेम्परेचर का फंक्शन है। और आरटी में R तो कांस्टेंट है, तो RT इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब फॉर एन आइडियल गैस एंथैल्पी इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है, H इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। दैट मींस is internal energy and enthalpy both are a function of temperature only for an ideal gas। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप मार्क कर लीजिए, दैट मींस इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आइडियल गैस और दूसरा ओनली। ओनली का मतलब है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेंगी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी। और दूसरा मैंने क्या बताया अंडरलाइन करने के लिए, आइडियल गैस। तो अगर आइडियल गैस कहीं पे होगी तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होंगी। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ से ये निकल के आई है। दूसरी चीज देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या है और है यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम इस फ्लो वर्क पीवी को, ये जो फ्लो वर्क है पीवी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसका डिफरेंशिएट करते हैं डी से, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर डी पीवी, हमने इस तरह से लिखा है उसको, तो क्या होगा, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट पी इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन पी डीवी प्लस सेकेंड यानी कि वी मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि डीपी। तो अगर हम इस प्रोडक्ट का, पीवी के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पीडीवी प्लस वीडीवी। ठीक है, पीडीवी प्लस वीडीवी, इसको ध्यान समझना। अगर हम इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं पीवी को, तो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट पी ऐसे ही, और सेकंड का डिफरेंशिएशन डीवी प्लस सेकंड वी और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डीवी। ये इक्वेशन आ गई। अब अगर हम एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को कंसीडर करते हैं, नाउ फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। अब हम पहले हमने आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, वो वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हमने एक नया यहां से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डीपी विल बी जीरो, यानी कि अगर डीपी जीरो होगा तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर डीपी जीरो होगा तो वीडीपी भी जीरो होगा, क्योंकि जीरो का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करो, चाहे बी से करो चाहे टी से करो, वो जीरो ही होना है। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं तो डीपी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन थी यहाँ पे,
इस इक्वेशन को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए लिखते हैं तो VdP ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा और क्या बचेगा, D प्रोडक्ट ऑफ PV इज इक्वल टू PdV, ये बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ DP का जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंशिएशन कितना बचेगा, PdV से, PdV के बराबर हो जाएगा ये, अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अप्लाइड करते हैं तो। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम जरा दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए नॉन फ्लो प्रोसेस क्या लिखेंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। ठीक है, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, इसको हम वापस से लिख लेते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। अब इस pdv की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। pdv की जगह पे यहाँ पे ये जो pdv आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बताया था, ये किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। ठीक है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जो रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन अगर हम dw की जगह पे pdv पुट कर देते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल के लिए रह जाएगी। तो ये हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख रहे हैं, एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। अब इस pdv की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, d मल्टीप्लाइड बाई pv, d मल्टीप्लाइड बाई pv इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया है। अब याद रखना दो चीजें हैं, पहली चीज रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरी चीज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, क्योंकि ये कंडीशन dpdv इज इक्वल टू dpv ये हम तभी पुट कर सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये हम तभी पुट कर सकते हैं जब प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये दोनों कंडीशन के चलते हम इसमें आगे मूव कर रहे हैं। तो इस pdv की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे dpv। ठीक है, अगर मैं इसमें dpv पुट करता हूं तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जब मैं pdv की जगह पे dpv पुट करता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब ये पूरी इक्वेशन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गई और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हो गई। यहाँ से रिवर्सिबल के लिए चल रही थी और यहाँ पे अगर हमने pdv की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए dpv लिख दिया तो अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए भी होगी, इसलिए हमने dq को क्या लिख दिया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो dq अब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए इज इक्वल टू du प्लस, अब pdv की जगह पे पुट कर दिया dpv। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए dq कितना होता है, mcp डेल्टा t या mcp dt। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए चल रही थी ना, तो इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर में कन्वर्ट हो गई है। तो कांस्टेंट प्रेशर में अगर कन्वर्ट हो गई है तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो dq होता है वो mcp dt होता है। तो ये हम अब पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब जो प्रोसेस है वो स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए हम चल रहे हैं, तो dq इज इक्वल टू p यानी कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया mcp dt इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, du प्लस dpv, यानी कि दोनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है अलग अलग। अब यहाँ पे प्लस में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का होता, लेकिन ये प्लस में है, तो प्लस में होने की वजह से क्या आ जाएगा, du प्लस dpv, तो d बाहर u और pv जैसे कॉमन लेते हैं उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, हालांकि ये कॉमन नहीं लिया गया है, ये अलग अलग डिफरेंशिएशन था इसका, तो प्लस की वजह से ये एक जगह हमने ले लिया, तो du प्लस pv आ गया इस तरह से। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा ना, देखें u का डिफरेंशिएशन du और pv का डिफरेंशिएशन dpv। वो बात अलग है कि बाद में जब इसको ओपन करेंगे तो एक और नई टर्म आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, अगर ये du था प्लस dpv था तो इसको हमने कॉमन लेके क्या ले लिया, du प्लस pv। अब देखिए u प्लस pv क्या बन गया है, u प्लस पीवी हमने क्या स्टार्ट किया था, u प्लस पीवी विल बी, u प्लस पीवी क्या था, h एंथैल्पी, ये तो डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था। द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी इज u प्लस पीवी, तो u प्लस पीवी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, u प्लस पीवी की जगह पे हम पुट कर देंगे यहाँ पे u प्लस पीवी की जगह पे h पुट कर देंगे। ठीक है, तो u प्लस पीवी की जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया h, तो ये हो गया dh इज इक्वल टू, और dq की जगह पे क्या पुट कर दिया था, mcp dt, dh इज इक्वल टू mcp dt। ठीक है, dh इज इक्वल टू mcp dt। अब याद रखना dh इज इक्वल टू mcp dt ये दो चीजों के लिए चल रहा था, पहली चीज तो रिवर्सिबल और दूसरी चीज कांस्टेंट प्रेशर। तो यानी कि dh इज इक्वल टू mcp दो चीजों के लिए होना चाहिए, एक तो रिवर्सिबल और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
प्रोसेस, रिवर्सिबल और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात समझने की चीज ये है कि DH इज इक्वल टू mCp/dt जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए तो है, ये तो हम मानते हैं कि DH इज इक्वल टू mCp/dt वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए है। लेकिन जो रिवर्सिबल के लिए हम लेके चले थे, अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेसेस के लिए हो गई। क्यों हो गई, ये ध्यान देने वाली बात है। समझने की बात यह है कि DH, H क्या है, H इज द एंथैल्पी एंड एंथैल्पी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और प्रॉपर्टी कभी भी किसी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, और टेम्परेचर भी किसी भी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टेम्परेचर और एंथैल्पी और Cp और M ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। यहाँ पे अब कोई भी पाथ फंक्शन नहीं है, तो जब पाथ फंक्शन यहाँ पे कोई है ही नहीं, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फिर रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो क्या फर्क पड़ा। इसका मतलब हमने स्टार्ट तो किया था रिवर्सिबल से। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, प्रेशर पॉइंट फंक्शन है, यू पॉइंट फंक्शन है, लेकिन भैया DQ तो पाथ फंक्शन है, DQ तो पाथ पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये सिर्फ पाथ कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी हम इस इक्वेशन को लगा पाएंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में तो हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक पाथ फंक्शन आ रहा है जो पाथ पे डिपेंड करता है, और अगर पाथ रिवर्सिबल होगा तभी ये इक्वेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई पाथ फंक्शन बचा ही नहीं ना। इक्वेशन को सॉल्व करते करते जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आई, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई, उसमें कोई भी पाथ फंक्शन जब बचा ही नहीं, तो फिर कैसे वो पाथ पे डिपेंड करेगा। सारे के सारे इसमें पॉइंट फंक्शन है, एंथैल्पी, मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर, तो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए हो। ठीक है, स्टार्ट हमने किया था भले ही रिवर्सिबल से, लेकिन DH इज इक्वल टू mCp/dt बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इक्वेशन है वो रिवर्सिबल, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, DH इज इक्वल टू mCp/dt रिवर्सिबल के लिए है या इरिवर्सिबल के लिए, तो ये क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ फंक्शन की टर्म नहीं है, इसलिए ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। पाथ चाहे रिवर्सिबल हो, पाथ चाहे इरिवर्सिबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ फंक्शन की टर्म नहीं है। तो जो इक्वेशन है DH इज इक्वल टू mCp/dt, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए एप्लीकेबल। हाँ, ये हम मानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लेके चले थे, तो ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हम लेके चले थे, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए आएगी। लेकिन आइडियल गैस के लिए, अगर यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो आइडियल गैस है, वो कोई आइडियल गैस है, दैट मीन्स अगर कोई एयर है या कोई दूसरी है, आइडियल गैस अगर कोई है, तो आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन हर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर ना हो, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो, आइसेंट्रोपिक भी हो, एडियाबैटिक भी हो, पॉलीट्रोपिक भी हो, कोई सा भी प्रोसेस हो। लेकिन अगर आपका वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस है, तो फिर ये इक्वेशन DH इज इक्वल टू mCp/dt हर एक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए एप्लीकेबल होगी, ये बात सही है, लेकिन अगर आइडियल गैस होगा तो फिर हर प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने स्टार्ट किया था, ये बात सही है, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन में चूंकि कोई भी पाथ फंक्शन नहीं है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, पॉइंट फंक्शन है, इसलिए ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए DH इज इक्वल टू mCp/dt ये आ गया। अब इस इक्वेशन में अगेन अगर हम m को LHS में लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DH अपॉन m हो जाएगा, DH अपॉन m हो जाएगा यहाँ पे, और DH अपॉन m क्या हो जाएगा, D स्मॉल h, यानी कि ये जो है वो D स्मॉल h ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और DH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp/dt। तो यहां से अगर मैं Cp की वैल्यू देखूं तो Cp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DH अपॉन dt, DH अपॉन dt, और यहाँ पे P कांस्टेंट, यानी कि ये Cp इज इक्वल टू DH अपॉन dt होगी फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। Cp इज इक्वल टू DH अपॉन dt फॉर ओनली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए Cp को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम dH को dH by dt को फाइंड आउट कर ले। मतलब H की कोई इक्वेशन है, क्योंकि देखिए H की इक्वेशन टेम्परेचर की टर्म में है, और अगर हम उस dH को टेम्परेचर की टर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, dH अपॉन dt कैसे मिल जाएगा, Cp मिल जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें यहाँ से Cp मिल जाएगा। फिर से हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम हमने दोबारा से इसको नोट डाउन किया, दोबारा से नोट डाउन किया, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, और dw की जगह पे हमने क्या लिख लिया, pdv। तो यानी कि ये किसके लिए हो गया, रिवर्सिबल के लिए। अगर dw इज इक्वल्स टू pdv सिर्फ रिवर्सिबल के लिए होता है, तो ये dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ये इक्वेशन दोनों के लिए थी, रिवर्सिबल के लिए भी और इरिवर्सिबल के लिए। लेकिन dw की जगह पे जब हम pdv लिख सकते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था जब फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। लेकिन जब dw की जगह पे pdv लिख देते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो हो जाती है सिर्फ रिवर्सिबल के लिए। तो dq इज इक्वल टू du प्लस pdv हमने लिख लिया। नाउ अभी हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर के लिए, अब हम देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। नाउ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dv जो है वो 0 हो जाता है, और dq जो हीट ट्रांसफर है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कितना होता है, mcv dt। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dv भी 0 और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dq इज इक्वल टू हो जाता है mcv dt, ठीक है। अब जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए dv 0 है, तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, देखिए ये दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी दोनों वैल्यू, dv इज इक्वल टू 0, और dv की जगह पे तो 0 पुट कर देते हैं, और dq की जगह पे mcv dt पुट कर देते हैं। और ये तभी हम पुट कर सकते हैं जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम, अब हम ये पहले रिवर्सिबल के लिए हमने इसको कन्वर्ट किया, अब रिवर्सिबल से हम जा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए इस इक्वेशन में dq की जगह पे हमने पुट कर दिया, dq की जगह पे हमने पुट कर दिया mcv dt, du को एज इट इज रहने दिया, और pdv में dv की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये हो गया 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब क्या बचा इस इक्वेशन में, du इज इक्वल टू mcv dt। अब फिर से वही बात आ गई, सेम कंडीशन। रिवर्सिबल के लिए हम लेके चले थे, रिवर्सिबल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो dq है वो पाथ फंक्शन था, इसलिए हमें पाथ को बताना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पे तो कोई पाथ फंक्शन बचा नहीं, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, मास और इंटरनल एनर्जी, ये सारे तो पॉइंट फंक्शंस हैं। अगर किसी इक्वेशंस में सारे पॉइंट फंक्शंस हैं तो वो पाथ पे डिपेंड कैसे कर सकता है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो इसलिए du इज इक्वल टू mcv dt फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों तरह के प्रोसेसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक कंडीशन हमने यहाँ पे दी थी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो ये हम बोलेंगे कि du विल बी mcv dt फॉर ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, जो पहले था वो क्या है, आइडियल गैस के लिए du विल बी mcv dt हर प्रोसेस के लिए रहेगा, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, चाहे कांस्टेंट प्रेशर है, चाहे पॉलीट्रॉपिक है, चाहे एडियाबैटिक है, कोई सा भी प्रोसेस है। तो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए du इज इक्वल टू mcv dt सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज du इज इक्वल टू mcv dt अगर आइडियल गैस नहीं है, कोई वाटर है या कोई और सब्सटेंस है आइडियल गैस के अलावा, तो फिर du इज इक्वल टू mcv dt सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए होगा, अगर आइडियल गैस है तो सारे प्रोसेस के लिए होगा। और du इज इक्वल टू mcv dt रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने इक्वेशन को स्टार्ट किया था, लेके रिवर्सिबल प्रोसेस से हम इस इक्वेशन को लेकर चले थे। लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन में चूंकि कोई भी पाथ फंक्शन की टर्म नहीं है, इसलिए जो लास्ट इक्वेशन है वो किसी भी तरह के पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है। जिस तरह का भी पाथ है वो दोनों तरह के पाथ्स पे एप्लीकेबल होगी। तो du इज इक्वल टू mcp dt और dh इज इक्वल टू mcp dt, ये दोनों इक्वेशन आइडियल गैस के लिए तो सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है, दोनों इक्वेशन जो हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अगर आइडियल गैस है तो सारे प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो dH इज इक्वल टू mcv dt फॉर ओनली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और du इज इक्वल टू mcv dt फॉर ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, ठीक है। दोनों जो इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इन इक्वेशंस का यूज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत
जरूरत है कि ये इक्वेशंस को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आइडियल गैस के लिए ये दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो du इज इक्वल टू एम सी पी डी टी सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए रहेगा और dh इज इक्वल टू एम सी पी डी टी सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर के लिए रहेगा, और रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में m को du के नीचे ले आते हैं तो du बाई एम क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी du, और यहाँ पे क्या बचेगा cv dt। तो cv को अगर मैं देखूं, cv विल भी क्या हो जाएगा डी, देखिए ये जो इक्वेशन थी क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए थी, तो cv विल बी du अपॉन dt फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर हमने du को dt से डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, cv मिल जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसी तरह से जैसे यहाँ पे dh को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें cp मिल जाता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो गया cv, ये हो गया cp, और दिस इज एंथैल्पी एंड दिस इज इंटरनल एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी।